भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं? चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा जानते हैं। मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़े तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 इसमें संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 का जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन सन 1979 ईस्वी के दौरान संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार कुछ इस प्रकार प्राप्त है। पहला, जैसे कि हमने बताया है कि वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। अब एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। इस विधि के समक्ष समता इसका अर्थ है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए कानून एक समान बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के लिए अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब 6 हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता, इसके अंदर प्रेस वगैरह इस तरह के आते हैं। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19C देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, अपवाद जम्मू और कश्मीर। 19F संपत्ति का अधिकार। 19G कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में इस संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। पर B अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 20C किसी भी व्यक्ति के स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संशोधन सन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहली, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध के उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधित कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब
सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। पहली, निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत के प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 में इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में समाप्त। तीसरा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी विरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। इसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया। पांचवा, आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां रोक निरोधक कानून टाड़ा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से यह सबसे अधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया था। छठा, पोटा। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। पोटा टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी भी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही हो सकती है। 31 सितंबर 2004 को इस अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मौलिक अधिकार का तीसरा पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इस प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24, बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्ति दी जानी गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 24, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रकाशन का अधिकार है। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः प्रोषित किसी शिक्षा संस्थान के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यालयों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश में बुलाने सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण में कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक के वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मौलिक अधिकार छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32, इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट करने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार की पृष्ठलेख। इसमें से पहला देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को निश्चित स्थान और सुनिश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण विचार कर सके। दूसरा पॉइंट है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायालयिक न्यायाधिकरणों में को जारी करते हुए अध्यादेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चौथा पॉइंट है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवा पॉइंट है अधिकार पृष्ठा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने से उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय के अधिकार पृष्ठा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार के तहत कार्य कर रहा है। जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर बताएं। कुछ गलती हो तो उसे माफ़ करें और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। हमें आपको कानूनी जानकारियाँ इसी प्रकार लेते आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।